हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के दो टॉपिक बहुत ही डिटेल में कर लिए हैं। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज। ये हैं हमारे दो टॉपिक थे जो हमने इस स्पेशल एक्ट में कर लिए हैं। और हमारे स्पेशल एक्ट में लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही ईजी है, आपने इसको ध्यान से समझना है। वैसे तो आपको इसके बारे में पता ही है, डेली रूटीन में आप देखते ही हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ लिया है, उसमें हमने सेक्शन 10 पढ़ लिया है, तो इस पर भी वही सारे रूल्स लागू होते हैं। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें भी पार्टियाँ होती हैं, ऑफरर होता है, ऑफरी होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या बना होता है? कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। ठीक है, पर स्पेशल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्री डिफाइंड होता है कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि एक बिजनेसमैन है, वो अकेले अपना बिजनेस संभाल नहीं सकता। वो चाहता है कि एक तो क्या होता है, एक तो पार्टनरशिप होती है, एक कंपनी होती है। उसमें क्या होता है, वो दूसरे ओनर्स के साथ मिलकर काम करता है। कई बार वो पर्सन चाहता है कि ओनरशिप तो सिर्फ मेरे पास ही रहे, लेकिन वो आगे कोई बंदे अपॉइंटमेंट कर लेता है ताकि वो उसका काम करे। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर लोगों के साथ कांटेक्ट करे, क्योंकि उसके काम करने की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। वो सभी काम खुद नहीं कर सकता है। ठीक है, और ना ही डायरेक्ट जाके लोगों से मिल सकता है, क्योंकि उसका काम ही इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो उसको कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होती है, जिससे वो उसके बिहाफ पर क्या करे, लोगों के साथ कांटेक्ट करें, लोगों को सामान बेचे, या उसके बिहाफ पर कोई काम करे। ठीक है, तो उसके लिए वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेता है। तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। एजेंट आपने सुना ही हुआ है ना, एजेंट का क्या होता है। तो जो पर्सन अपॉइंट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। और जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। तो दोनों के बीच में क्या बन जाता है? कॉन्टैक्ट बन जाता है कि हम इन दोनों के बीच में क्या कॉन्टैक्ट है, किसकी क्या राइट्स है, लाइबिलिटी, इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो एजेंट हमने अपॉइंट कर लिया, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंटमेंट कर दे दी। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि जिसने अपॉइंटमेंट दी है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। जिसकी अपॉइंटमेंट की जाती है उसको क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट बना है उसको कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट बना ना कि मैं आप आज से मेरे एजेंट हो, वो कहता है आज से आप मेरे प्रिंसिपल हो। तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना होगा ना, तो उसमें जो प्रिंसिपल है एजेंट की लिमिटेशन डिसाइड करेगा, आपने कहाँ तक काम करना है, आपको सैलरी कितनी होगी, जो भी है आपने काम की लिमिटेशन क्या होगी और किस ढंग से करना है, सारा वो कॉन्टैक्ट में लिखा होगा। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी मतलब कॉन्टैक्ट, जो पहले कॉन्टैक्ट की जो सारी कंडीशनें हैं वो यहाँ पर भी लागू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल, एजेंट। ठीक है, अब एजेंट का क्या काम होता है? जो प्रिंसिपल ने उसको कह दिया है कि इस लिमिटेशन में तुमने काम करना है, या फिर जैसे कि उसने कह दिया कि आपने जाके मेरा सामान बेचना है, वो लोगों के पास जाता है। जैसे कि वो यहाँ का है, हिमाचल का है, उसने एजेंट हमने अपॉइंट कर दिया है, दिल्ली में एक एजेंट की अपॉइंटमेंट कर दी है, वो हमारे सामान की वहाँ पर सेल करता है। अब मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल हूँ, मुझे दिल्ली जाने की अब ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बिहाफ पर, मैं हूँ ओनर, तो मेरे बिहाफ पर वहाँ पर सामान बेचता है, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि नाम किसका चल रहा है? मैं, मेरे के कारण कर रहा है, वो एक एजेंट है। वो एक टाइप से वो क्या का काम कर रहा है? प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में एक मीडियोकर का काम कर रहा है, बीच वाला काम कर रहा है। ठीक है, ओनरशिप तो मैं ही ट्रांसफ़र करूँगी ना, किसको? क्लाइंट को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल, एजेंट, क्लाइंट, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। फिर भी अभी मैं थोड़ा बुक वाला आपको करा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में एजेंसी हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। ये किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल ऑफ और एजेंट के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। ठीक है, हम फिर भी ये देख लेते हैं। एजेंसी इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्टैक्ट होता है? टू पर्सन, वेयर वन पर्सन अथोराइज, दो पर्सन के बीच में होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, जिसमें एक पर्सन अथोराइज करता है द अदर टू एक्ट ऑन द बिहाफ एंड फॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पर्सन। इन दोनों के बीच में एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि प्रिंसिपल कहता है कि आप मेरे बिहाफ पर लोगों के साथ, लोग कौन? क्लाइंट,
जो उसके कस्टमर हो गए उनके साथ आप डीलिंग करो, रिलेशनशिप बनाओ, कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप बनाओ। तो जो एजेंट है वो उसके बीच में क्या करेगा, मीडियोकर का काम करेगा, लोगों से डीलिंग करेगा, डिस्क्राइब करेगा उसके प्रोडक्ट को। ठीक है, बहुत सारे टाइप के एजेंट होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है एजेंट एक मीडियोकर का काम करता है। वो एजेंट क्लाइंट के साथ क्या बनाता है, कॉन्टैक्ट बनाता है, लेकिन ओनर कौन होता है, उस चीज़ का प्रिंसिपल होता है, वो बीच एज ए मीडियोकर का काम करता है। ठीक है, ठीक है। एजेंट क्या होता है, एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, दूसरों के लिए काम करता है, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल की जगह रिप्रेजेंट करता है, और लोगों के साथ, लोगों क्लाइंट के साथ डीलिंग करता है। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज टू रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जिसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को करता है। वो कहता है कि मैंने मिस्टर ए है जो ओनर है उस चीज़ का, मैं उसका सामान आपके यहाँ बेच रहा हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं आपको सामान बेच दूँ, और मैं उनकी जगह आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो इसके थोड़ा पॉइंट फिर से कर लेते हैं। किसके बीच में कॉन्टैक्ट बना, प्रिंसिपल और क्लाइंट। प्रिंसिपल 3 पर्सन है हमारे पास, प्रिंसिपल, एजेंट और क्लाइंट। प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल गिव द अथॉरिटी टू एजेंट। प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट को अथॉरिटी देता है तो मेरी जगह जाके काम कर। और एजेंट क्या करता है, एजेंट क्या करता है, एक्ट ऑन द बिहाफ द प्रिंसिपल की जगह काम करता है, और लोगों के साथ क्या बनाता है, कॉन्टैक्ट बनाता है, क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट बनाता है। और क्लाइंट अब कॉन्टैक्ट किसके बीच में बन गया, प्रिंसिपल एंड क्लाइंट एंटर्ड ऑन टू कॉन्टैक्ट। और वो कॉन्टैक्ट किसके साथ है, एक्चुअल में वो कॉन्टैक्ट किसके साथ बनेगा, प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में बनेगा। एजेंट सिर्फ क्या करता है, एक मीडियोकर का काम करता है। फिर भी हम पॉइंट्स फिर डिटेल में कर लेते हैं। प्रिंसिपल इज लाइबल टू द क्लाइंट फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द एजेंट। चाहे कॉन्टैक्ट एजेंट ने जाकर क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है ना, पर उसने किसके बिहाफ पर बनाया है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर बनाया, तो उसकी सारी लाइबिलिटी, जो भी कॉन्टैक्ट की लाइबिलिटी होगी, प्रिंसिपल इज लाइबल। चाहे एजेंट ने बनाया है, लाइबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी। ठीक है, अब एजेंट बाहर निकल जाएगा, अब दो प्रिंसिपल और क्लाइंट ही रह जाएंगे। तो प्रिंसिपल इज लाइबल टू द क्लाइंट फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द एजेंट। एजेंट ने जो भी काम किया होगा उसके लिए लाइबल कौन माना जाएगा, प्रिंसिपल माना जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड द कस्टमर एज द प्राइवेटी of the contract exists between them। ठीक है, एजेंट इज जस्ट ए लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में वो एक क्या करता है, एक लिंक ही बनाता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लाइबल टूवर्ड्स द क्लाइंट। एजेंट कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, एजेंट में हैव अपॉइंट बाय प्रिंसिपल फॉर रिवार्ड। एजेंट क्या करता है, एजेंट ने एक टाइप से अपॉइंटमेंट दी होती है प्रिंसिपल ने एज ए रिवार्ड। हो सकता है कि वो रिवार्ड ना भी लेता हो, ये कंसेप्ट नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, क्या एजेंट को रिवार्ड मिलता है, ये डिपेंड करता है उनके बीच में क्या कॉन्टैक्ट हुआ है। यदि उसने विदाउट रिवार्ड भी एजेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, आप बोलोगे ना वैलिड कॉन्टैक्ट में क्या होता है, रेम्यूनरेशन जरूरी होता है, लेकिन इस केस में मैं आपको ये कह रही हूँ कि एजेंट विदाउट रेम्यूनरेशन भी एज ए एजेंट का काम कर सकता है, और वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो एक कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए क्या क्या कंडीशनें हैं। ठीक है, ये सारी जो मैं आपके साथ पढ़ूंगी, ये सारी आपने वैसे तो आपको डेफिनेशन सही क्लियर हो गई हैं, पर फिर भी एज पेपर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, और इससे ही डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एथोराइजेशन बाय द प्रिंसिपल। देखो, आप अभी आपको डेफिनेशन समझा गए तो सारे पॉइंट्स भी समझा गए, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट है वो किसके बीच में बनाया गया है, प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में बनाया गया है। किसने बनाया है, एजेंट ने बनाया है। तो एजेंट ने जाकर क्लाइंट के साथ मिला, उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाया, तो उसको अथॉरिटी किसने दी है, प्रिंसिपल ने दी है। प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी है। ठीक है, और विदाउट अथॉरिटी वो लोगों के साथ, क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, तो उसके पास अथॉरिटी किसने दी है, प्रिंसिपल ने दी है। जैसे कि LIC एजेंट नहीं होते, जैसे हमारे घर में आते हैं, जैसे हमारे लोकली होते हैं, वो कहते हैं कि LIC पॉलिसी ले लो। हम तो जाते ही नहीं LIC ऑफिस, ना ही LIC के किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वही एजेंट हमारी बना देते हैं। ठीक है, पॉलिसी बना देते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं। उनको अथॉरिटी किसने दी हुई है, LIC डिपार्टमेंट ने उनको अथॉरिटी दी है कि वो लोगों के साथ क्या जाके कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो हम कहाँ किसके पास जाएंगे, LIC के से ही डिमांड करेंगे, उस एजेंट से थोड़ी करेंगे। तो लाइबल कौन माना जाएगा, LIC ऑफिस। तो LIC क्या है, LIC क्या है, प्रिंसिपल है। तो ठीक है, तो उस एजेंट को अथॉरिटी किसने दी है, प्रिंसिपल ने दी है। प्रिंसिपल मतलब LIC ने दी है, अथोराइजेशन बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ठीक है,
दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ एजेंट। जब भी एजेंट, जैसे हमने LIC की आपके पास साथ क्या ले ली है, एग्जांपल ले ली है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे घर में आ रहा है, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? LIC वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास प्रिंसिपल ने मुझे अथॉरिटी दी है। प्रिंसिपल कौन है? उनका LIC डिपार्टमेंट ने मुझे अथॉरिटी दी है, मैं LIC की पॉलिसीज़ बना सकता हूँ। और आपका और क्लाइंट हम मैं हुई तो वो कहेगा मैं LIC और आपका क्या बना सकता हूँ, कॉन्टैक्ट बना सकता हूँ। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे आगे, रिप्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ एजेंट। तो उसके पास अथॉरिटी लेटर भी होगा, हम कहते हैं दिखा दो आप, ठीक है, वो एज ए एजेंट काम करता है, ठीक है। तो आपके जो बुक में एक अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस जमांदर रुंगटा 1960, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे ढंग से देख लेना, ये इसी से रिलेटेड है जिसमें पर्सन को गवर्नमेंट ने नेपाल के लिए जो राइस है उससे रिलेटेड आपको ये कहा गया है, ठीक है। तो आपने इसको डिटेल में देख लेना। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। आपको पता है कि एजेंट जाके कॉन्टैक्ट बनाता है, किसके बिहाफ पर बनाता है? प्रिंसिपल के साथ के बिहाफ पर थर्ड पर्सन के साथ बनाता है। एजेंट मस्ट हैव एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। वो स्कोप ऑफ द अथॉरिटी सो गिवन बाय द प्रिंसिपल, मतलब कि उसको अथॉरिटी किसने दी है? प्रिंसिपल ने दी है कि वो जाके थर्ड पार्टी के साथ उसके साथ क्या बनाए, कॉन्टैक्ट बनाए। ओनली देन द प्रिंसिपल शैल स्टैंड लाइबल। यदि उसने उसी अथॉरिटी के अंदर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है तभी प्रिंसिपल लाइबल होगा। यदि उसने उस अथॉरिटी के बाहर जाके लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाया तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। तो वो कौन होगा? एजेंट खुद लाइबल होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। एजेंट मस्ट हैव एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। एजेंट ने कैसे काम करना है? जो प्रिंसिपल ने उसे कहा है, प्रिंसिपल की जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। यदि प्रिंसिपल की डायरेक्शन के बाहर काम करता है, वो एजेंट क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट बनाता है, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है। यदि वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता है और फिर भी लॉस हो जाता है तो प्रिंसिपल लाइबल होगा। एजेंट का बस मीडियोकर का काम होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट अंडर सेक्शन 183। यहाँ पर आपको याद आ गया होगा एक टॉपिक जो हमने इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 11 में क्या पढ़ा था ना, कि कैपेसिटी ऑफ पार्टी, पार्टी की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है प्रिंसिपल मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। प्रिंसिपल की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो माइंड नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड बाय एनी कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी यदि वो मतलब कि जिसकी कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी है तभी वो, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट किसके बीच में बन रहा है? ये कॉन्टैक्ट बन रहा है प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में। कॉन्टैक्ट बनाने का काम कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है काम, ठीक है। प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में तभी कॉन्टैक्ट होगा यदि प्रिंसिपल क्या होगा? कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी होगी। तो इसकी क्या यहाँ कहने का मतलब, प्रिंसिपल की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग, ठीक है। The agent may not be competent under section 184। एजेंट may not be competent। एजेंट का competent होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एजेंट का competent होना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184। मतलब प्रिंसिपल का होना जरूरी है, ये आपने ध्यान रखना। कैपेसिटी ऑफ द एजेंट व्हेन फॉर्मिंग ए कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। जैसे कि एजेंट होता है ना, जैसे एजेंट जाके हम किसी माइनर की ड्यूटी लगा दे तो जाके या अनसाउंड माइंड है या डिस्क्वालीफाइड कोर्ट है, इट इज़ नॉट इफेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। मतलब कि क्योंकि एजेंट क्या है? मीडियोकर है। कॉन्टैक्ट किसके बीच में बन रहा है? प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में बना के बना रहे हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ बेचनी है, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, ठीक है। जैसे मैंने कहती हूँ मेरी ज़मीन बिकवा दें, मैं किसी पर्सन को कहती हूँ ना मेरी, और मैंने उसको एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो वो चाहे उसकी ज़मीन नहीं है ना उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनना है? मेरे और जिसके क्लाइंट के बीच में बनना है, तो उसके बीच में बनना है। तो प्रिंसिपल तो जो एजेंट है वो माइनर भी हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एजेंट व्हेन फॉर्मिंग ए कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू बाइंड हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल। एजेंट टू बी एबल टू बाइंड द, यदि एजेंट क्या करता है उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, वो उसको और ऐसा काम कर देता है जिससे प्रिंसिपल फंस जाता है, तो इसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे कि माइनर ने कोई काम कर दिया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। मतलब ये यहाँ कहने का मतलब है एजेंट बाइंड हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी अंडर सेक्शन
185 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। जनरली एजेंट इज, देखो जी, एजेंट की जब अपॉइंटमेंट की जाती है तो वो किसी कमीशन के लिए या कुछ फिक्स सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडियन ये हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंसिडरेशन ले ही ले। यदि वो नो कंसिडरेशन भी है तब भी वो कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में भी कॉन्टैक्ट है ना, दो कॉन्टैक्ट है, मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। जो मेन जिस चीज़ को लेकर हमने एजेंट की अपॉइंटमेंट की हुई है तो वो एक एज ए मीडियोकर किसके बीच में कॉन्टैक्ट बनाता है, प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है। तो वो विदाउट रेम्यूनरेशन भी काम कर सकता है और विद रेम्यूनरेशन भी काम कर सकता है, ठीक है। 7th पॉइंट है कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी एक्सप्रेस ऑफ इम्प्लाई। कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई। एक कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो क्या हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कि प्रिंसिपल और जो एजेंट बना है तो उनके बीच में डायरेक्ट आपस में बातचीत करके भी बना हो कि मैं एजेंट हूँ आप प्रिंसिपल हो, तो मतलब कि चाहे ओरली हो चाहे रिटन भी हो तो एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट कहेंगे। इम्प्लाइड भी हो सकता है, जैसे कोर्ट ने कहा जैसे है ना कि आप इसके एजेंट हो, तो ऐसी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस थी जिसमें ये कहा गया है कि जो वो एक टाइप का क्या है, एजेंट है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। मैं काफ़ी जगह बोल रही हूँ ना कि कॉन्टैक्ट बना है किसमें, प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में, वो अलग कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है। कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। और हमारा लास्ट है एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी और स्कोप ऑफ अथॉरिटी। स्कोप ऑफ अथॉरिटी मतलब कि अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 188 एजेंट इज अलाउड टू डू ओनली एज मच इज को, मतलब कि जो एजेंट है उसने काम किस अथॉरिटी के साथ करना है, एजेंट ने जो काम करना है वो जो प्रिंसिपल ने उसकी बाउंड्री डिसाइड की है ना कि आपने ये काम करना है और इस लिमिटेशन तक काम करना है, तो एजेंट को उसी लिमिटेशन के अंदर ही काम करना है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे एजेंट की अथॉरिटी टू सेल ए हॉर्स, उसको कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि तू जाके मेरा घोड़ा बेच दें, ठीक है, और वो बेच सकता है, तो वो एक काम क्या करता है, एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो मतलब कि उसको उसको उस अथॉरिटी के बीच ही में ही काम करना है, ठीक है। तो मैं टू एक्सटेंड मतलब कि मैं यहाँ पर मेरे सिर्फ पॉइंट का कहने का मतलब है, 8th पॉइंट कहने का मतलब है एजेंट ने वही काम करना है जो प्रिंसिपल ने उसको कहा है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि वो काम करता है एजेंट तो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल माना जाएगा, ठीक है। लॉ एज टू अथॉरिटी ऑफ द एजेंट सेक्शन 188 एंड 190, सेक्शन 188 सेक्शन 190। पहला है एजेंट टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो प्रिंसिपल ने उसको कहा एजेंट ने वैसा वैसा काम कर दिया अकॉर्डिंग टू 188, यदि वहाँ पर कुछ भी काम गड़बड़ होती है, कुछ भी खराब होता है काम, कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल माना जाएगा, एजेंट लाइबल नहीं माना जाएगा, चाहे एजेंट के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि एजेंट ने अपना काम जो किया है अपनी अथॉरिटी पे स्कोप में रहकर किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188। मतलब कि एजेंट ने यदि अपना काम अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर किया है तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा। और दूसरा है नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी, सेक्शन 190। मतलब कि द प्रिंसिपल ने एजेंट को पावर दे दी है कि तुम मेरे बहाव पर काम करे, पर एजेंट अपना काम जो प्रिंसिपल ने उसको दिया है वो आगे डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मुझे मिल गई, मैं एजेंट काम कर रही हूँ तो मैं ऐसे कहूँ अपने फ्रेंड को तू काम कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसको प्रिंसिपल का काम उसको ही करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को होगी, अथॉरिटी भी उसी के पास ही होगी, वो किसी और को डेलीगेट काम नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190। यदि वो करता है तो वो उसके लिए क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केसेस भी है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी कि वो सब एजेंट की अपॉइंटमेंट कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो एजेंट है अपना काम किसी और को सेंड या नहीं कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, ये किसके बीच में होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो कॉन्टैक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसमें एजेंट की अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि वो कॉन्टैक्ट बनाए किसके बीच में, प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में जाके कॉन्टैक्ट बनाए, उसका सामान बेचे या कोई भी और चीज़ के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। यहाँ 3 पर्सन होते हैं, प्रिंसिपल, एजेंट और क्लाइंट। जो एजेंट जाता है क्लाइंट के पास और उसको अपना प्रिंसिपल की जगह रिप्रेजेंट करके वहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाता है, पर कॉन्टैक्ट किसके लिए बिहाफ पर बनाता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर बनाता है, वो आप खुद एक मीडियोकर का काम करता है। तो मुझे लगता है कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।